मृग तृष्णा अध्याय 18। ये एक बड़ा सा हॉल था जिसमें लगभग 40 कुर्सियां पड़ी हुई थी। प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था के लिए ट्यूबलाइट्स का प्रयोग किया गया था। श्वेत प्रकाश की चादर पूरे हॉल में झिलमिला रही थी। हॉल की चारों दीवारों में 4 दरवाजे थे। इन दरवाजों से एक एक करके नकाबपोशधारी आ रहे थे और चुपचाप वहां पड़ी किसी विशेष नंबर की कुर्सी पर बैठ जाते थे। एक एक करके कुर्सियां भरती जा रही थी। जब भी कोई नया नकाबपोशधारी आता था तभी हल्की सी कदमों की आहट होती और फिर घनघोर शांति। यदि कोई सुई भी गिरे तो लगे कि कहीं धमाका हुआ है। थोड़े ही समय में सभी कुर्सियां भर चुकी थी। सभी नकाबपोश शांत थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, लेकिन नकाब से झांकती प्रत्येक आंख का एक ही लक्ष्य था। वे सभी हॉल के उस स्थान को देख रहे थे जो कि ठीक उनके सामने था और एक विशाल काले पर्दे के आवरण से ढका हुआ था। काले रंग का ये पर्दा सभी के लिए बेहद रहस्यमयी प्रतीत हो रहा था। नकाब से ढके उनके चेहरों पर बार बार ऐसे भाव आ जा रहे थे कि जैसे अभी अभी कोई व्यक्ति प्रकट होगा और काले जादू के ऐसे करतब दिखाएगा जिनके बारे में कभी सुना भी ना गया हो। अचानक सारे हॉल में अंधेरा छा गया। प्रत्येक दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। श्वासें तीव्र हो गई और बदन से पसीने की बूंदें गिरने लगी। चेहरे निस्तेज पड़ने लगे। धर धर की तेज आवाज निश्चित रूप से किसी नए व्यक्ति के होश उड़ाने को पर्याप्त थी, लेकिन वहां पर बैठे सभी व्यक्ति शायद इसके अभ्यस्त हो चुके थे। एक बार पुनः पूरा हॉल प्रकाश से भर गया। श्वेत प्रकाश की झीनी परतें एक दूसरे पर तैरने लगी, पर इस बार सामने वाला काले पर्दे का आवरण नहीं था, बल्कि वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। उसके चारों तरफ शीशे का एक जार मंद गति से घूम रहा था। शीशा बुलेट प्रूफ था। उसके ऊपरी भाग में कुछ छिद्र बने हुए थे जिनके माध्यम से वो व्यक्ति श्वास क्रिया जारी रखे हुए था। अच्छी और मजबूत कद काठी का वो व्यक्ति भी ऊपर से नीचे तक एक नकाब से ढका हुआ था। केवल उसकी आंखें बाहर झांक रही थीं। वो बेहद इत्मीनान से पूरे हॉल का मुआयना कर रहा था। एक एक करके उसने हॉल का जायजा लिया कि सभी सदस्य हैं या नहीं। अभी तक कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बोला था। अब उस व्यक्ति ने ही सन्नाटे के सिलसिले को आगे बढ़ने से रोका। उसकी मोटी और प्रभावशाली आवाज पूरे हॉल में फैल गई और वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के जिस्म में मौत की सिरहन गूंज गई, जैसे कि ये सिर्फ एक आवाज ना होकर कोई डायनामाइट हो। हमारा एकमात्र उद्देश्य इस मुल्क में दहशत फैलाना है, जिससे भारत के युवा वर्ग में इतना साहस भी ना रहे कि वो अत्याचार के विरोध में अपना मुंह खोल सके। वैसे भी पहले ही इस देश का युवा वर्ग बेरोजगारी के बोझ से दबा हुआ है। ऐसी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं। हमारे संगठन का एकमात्र उद्देश्य यही है और यही हमें करना भी है, क्योंकि तभी हम भारत सरकार से
कश्मीर छीन पाएंगे। बीते कई दिनों से तुम सभी लोगों को संगठन ने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं सौंपा है, इसलिए अब वो वक्त आ चुका है जबकि तुम्हें हथियार बंद होकर मैदान में जाना होगा, उसने कहा। प्रोफेसर हंस गंगवार हत्याकांड तो तुमने सुना ही होगा। जी महामहिम, एक सम्मिलित स्वर गूंज उठा। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि ये शुभ कार्य हमारे संगठन ने ही अंजाम दिया था। हाँ महामहिम, हम जानते हैं। हमें दुख है, हमारे बहादुर साथियों की इस हत्याकांड के दौरान हमें अपने 8 वफादार साथी गंवाने पड़े थे। हमें भी दुख है महामहिम, सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। फिलहाल अब हमें यहां एक नया काम अंजाम देना है। क्या तुम सब तैयार हो? जी महामहिम, एक तेज शोर उठा। गुड। तुम लोग ये तो जानते ही हो कि इस समय राजनगर पुलिस का पूरा ध्यान इस केस की तरफ है। राजनगर पुलिस का ही क्यों, संपूर्ण भारत का, आम आदमी का और पूरे विश्व का केंद्र बिंदु प्रोफेसर हंस गंगवार हत्याकांड ही है। अतः सभी की व्यस्तता का हमें पूरा लाभ उठाना है। यही वो समय है जबकि हमें संगठित होकर पूरे देश में हिंसा फैला देनी है, जिससे चारों तरफ चीख पुकार ही दिखाई पड़े। देश की पुलिस बौखला जाए, सरकार अपना सिर नोचने लगे और जनता केवल एक ही बात बार बार कहे, बस एक ही चीख हो, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, उफ उफ उफ, बचाओ बचाओ बचाओ। पैशाचिक हंसी हंसते हुए वो कहने लगा कि सारे भारत को शमशान बना दो और राजनगर में तो ऐसी तबाही मचाओ कि सारा देश 7 पुश्तों तक भी ये मंजर ना भुला सके। बहुत मजा आएगा। वो व्यक्ति पागलों की तरह हंस रहा था। हॉल की दीवारों से टकराकर शैतानी आवाज की प्रतिध्वनि और भी अधिक भयावह लग रही थी। सारे नकाबपोश सतबद्ध थे। वे अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर ये दृश्य देख रहे थे। बोलो शैतानियत जिंदाबाद! हॉल गगन भेदी नारों से गूंज उठा। शैतानियत जिंदाबाद! शैतानियत जिंदाबाद! फिर उस व्यक्ति ने सभी को शांत होने का इशारा किया और गंभीरता पूर्वक कहने लगा, यदि किसी सदस्य को कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकता है। 33, तुम्हें अपना काम समझ में आया या नहीं? उसने एक नकाबपोश की तरफ इशारा करके बात कही थी। 33 नंबर की कुर्सी पर बैठा हुआ नकाबपोश इस अचानक हमले से कुछ घबरा गया और खड़े होकर लड़खड़ाते हुए कहने लगा, जी महामहिम। शमिया, तुम्हें राजनगर को शमशान बना देना है। 33 ने खड़े होते हुए कहा, जी महामहिम। अभी भी किसी के मन में यदि कोई संदेह हो तो वो कह सकता है। अरे बोलो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक नकाबपोश खड़ा हुआ, बेहद डरा हुआ, सहमा सा। महामहिम, मैं जानना चाहता हूं कि ये तबाही हमें किस प्रकार फैलानी है। 39! वो व्यक्ति बहुत तेजी से चीखा था। 39 नंबर वाला नकाबपोश थर थर कांपने लगा।
और दूसरों को जैसे काटो तो खून नहीं। मैंने प्रश्न पूछने को कहा था, कोई बेवकूफी करने को नहीं कहा था। क्या संगठन का कोई सदस्य ऐसा भी है जो ये नहीं जानता कि तबाही और दहशत किस प्रकार फैलानी है? वो महामहिम 39 ने कांपते कांपते कहना चाहा। बैठ जाओ 39, कोई बात नहीं। तुम लोगों को केवल तबाही फैलानी है, तबाही, चाहे कैसे भी। अरे निर्दोष लोगों को कत्ल करो, बम लगाओ, सिर काट डालो, पैर काट डालो, सारे देश को लंगड़ा बना दो। तबाही तबाही तबाही। पागल नजर आ रहा था वो, हंसता जा रहा था और हंसता ही जा रहा था, एक क्रूर पैशाचिक हंसी। बोलो तबाही तबाही। सारा हॉल गूंज उठा। तबाही तबाही तबाही। अध्याय 18 समाप्त होता है।